हेलो। चलिए, आज जो है टॉपिक उसका नाम है वेरिएबल। आज हम स्टार्ट करेंगे वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू वेरी करे। आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा ए बी, ये क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। और ए में अगर मैं 10 डाल दूं तो क्या हो जाएगी? 10 उसकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल अगर प्रोग्रामिंग में बात करें तो नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। क्या होता है? नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। अब मैं बात करता हूँ डेटा स्ट्रक्चर। नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन मतलब कि क्या? डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर मतलब डेटा स्टोरेज, जहां पर डेटा स्टोर हो जाए। मतलब इन तीनों का मतलब एक ही है। वेरिएबल का मतलब क्या? नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, मतलब डेटा स्ट्रक्चर, मतलब डेटा स्टोरेज। क्लियर है? ये भी समझ में आ रहा होगा आपको? पिक्चर से समझ में आया होगा आपको? तो मैं ए लिख रहा, तो ए क्या है? कंटेनर है जहां पर वैल्यू क्या होती है? 9 या 5 या 10 स्टोर होती है। बात समझ में आई क्या? मतलब हमको मेमोरी के बिहाफ में मेमोरी क्रिएट करने का काम भी हमें ही करना है। उसकी मेमोरी, मशीन की मेमोरी भी हमें ही क्रिएट करनी है। क्लियर हुआ आपको? चलिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। और इसको हम डेटा स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, डेटा स्टोरेज भी बोल सकते हैं, जहां पर क्या होता है? डेटा स्टोर होता है। क्लियर है? ए लिखा तो ए क्या है? वेरिएबल है, मतलब नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन है। और 9 लिखा है मतलब ये क्या है? वैल्यू है। ये डेटा स्ट्रक्चर है। ए मतलब डेटा स्ट्रक्चर जहाँ पे डेटा की वैल्यू, डेटा स्टोर है। नो, 9 स्टोर है ना। चलिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन। मैं ये जैसे मैंने बताया कि जो हम प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम हमारा जो होता है, अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूँ तो उसमें एक मेमोरी होती है। कौन सी? तात्कालिक मेमोरी, मतलब थोड़ी देर में भूल जाता है। और एक जो होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर मेमोरी, वो होती है परमानेंट, कि परमानेंट हमेशा के लिए याद रहता है। बात समझ में आई क्या? इसी तरीके से मशीन के अंदर भी होता है। मशीन के अंदर होती है रैम, जिसमें तात्कालिक डेटा होता है। मतलब जो डेटा अभी पर्टिकुलर अभी इस टाइम पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। जैसे आप जगजीत सिंह की गजल सुन रहे हो, तो जगजीत सिंह की गजल का जो सॉफ्टवेयर है विनमैप, ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। किस में इंस्टॉल्ड है? हार्ड डिस्क में। तो हार्ड डिस्क में तो बहुत सारा कचरा भरा हुआ है ना। पर हमको जो अभी एग्जीक्यूशन करना है तात्कालिक, मतलब जो लाइट चली जाएगी तो वो बंद हो जाएगा। विन में तो वही रहने वाला है। जैसे आमिर खान की मूवी देख रहे हैं, कोई सी पिक्चर देख रहे हैं, कोई सा गाना सुन रहे हैं, तो वो जो विन में पे वो सॉफ्टवेयर तो ऑलरेडी हार्ड डिस्क में हमेशा इंस्टॉल रहेगा। पर अब जब गाना सुन रहे हैं तो गाना निकल के क्या में आता है? रैम में आता है। तो इट विल बिकम अ प्रोसेस। ठीक है? तो प्रोसेस के लिए रैम यूज की जाती है, मतलब तात्कालिक मेमोरी यूज की जाती है। मतलब लाइट चली जाएगी तो डाटा चले जाएगा। इसी तरीके से अगर सी के प्रोग्राम के परस्पेक्टिव में हार्ड डिस्क और रैम की बात करूं, बात सुन रही? ये सब आदमी को देख के बना है सब कुछ। तो अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। तो मैंने हेलो डॉट सी जो प्रोग्राम बनाता हूँ उसको देखना, हमेशा आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो हेलो डॉट सी का प्रोग्राम बनाया ये आपने सेव कहाँ पे होता है? तो सी सी ड्राइव में, टर्बो सी में कहीं जाके स्टोर होता है। तो टर्बो सी जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, सॉफ्टवेयर में से हार्ड डिस्क में इंस्टॉल होते हैं। तो ये हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है, मतलब सी डी ड्राइव ये जो है ना, ये क्या है? इसके अंदर ही बनते हैं, हार्ड डिस्क के अंदर। बात समझ में आई क्या? पर अगर प्रोग्राम के किसी हिस्से में कोई वेरिएबल क्रिएट करके रखा है, जिसका डेटा टाइप मैंने क्या देख के रखा है? इंट, तो वो काय में स्टोर होगा? रैम के अंदर। काय में स्टोर होगा? तो ये जो ए वेरिएबल है, इस ए नाम का वेरिएबल इस रैम के अंदर स्टोर होगा। जैसे लाइट लाइट जाएगी ये एक चला जाएगा। मतलब ये जो ए है ये वोलेटाइल होता है। बात समझ में आ गई क्या? चलो बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा मैं आपको एक चीज और दिखा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ किसके ऊपर? टर्बो सी के ऊपर। किसके ऊपर जा रहा हूँ मैं? टर्बो सी के ऊपर। शेयर कर दिया क्या मैंने आपको? मैं फिर से शेयर कर देता हूँ, अगर नहीं शेयर हुआ है तो। ये वाला शेयर कर रहा हूँ मैं। आई होप कि आपको टर्बो सी दिख रहा होगा अब। तो मैंने इसको स्क्रीन को बड़ा किया। स्क्रीन को अगर बड़ा करना है तो मुझे इस तरह से स्क्रीन बड़ा करना होता है। मैंने यहाँ पे लिखा हैश इंक्लूड, जो कि मैं लास्ट सेशन में आपको बता चुका हूँ कि इंक्लूड एक डायरेक्टिव है, हैश एक प्री प्रोसेसर सिंबल है। मैंने यहाँ पे लिखा है stdio.h, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। जब भी मैं लेस देन ग्रेटर देन के बीच में कुछ लिखता हूँ तो हमेशा क्या होती है? एक हेडर फाइल होती है। बात समझ में आ रही क्या? हैश, फिर मैंने इंक्लूड लिखा। इंक्लूड मतलब एक डायरेक्टिव, जिसको हम सेपरेट अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा मैंने क्या? conio.h। conio.h का फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो ये वाली जो हेडर फाइल इंक्लूड कराई है मैंने, ये मैंने गेट सी एच और CLR के लिए कराई, नीचे वाली conio.h कंसोल के लिए, काले वाले स्क्रीन के लिए। और ये जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, ये मैंने स्टैंडर्ड इनपुट लेने के लिए और आउटपुट लेने के लिए। अभी इनपुट तो मैंने लिया नहीं यूजर से, पर मैं आउटपुट जरूर प्रिंटफ से दिखा रहा हूँ। तो प्रिंटफ फंक्शन के लिए मैंने ये वाली फाइल इंक्लूड कराई। क्लियर आपको?
चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मतलब मेरी पिक्चर का हीरो, जो मेन हीरो है, हीरो हीरो वो कहाँ से आता है पिक्चर में, वो वॉइड मैन से आता है। कहाँ से आता है, वॉइड मैन से। मतलब कंपाइलर जिसको मेन हीरो बोल रहा हूँ, कहाँ से स्टार्ट करता है एग्जीक्यूशन, वॉइड मैन से। ये वाला स्टेटमेंट हमने कंपाइलर के लिए नहीं लिखा है, माइंड इट, ये हमने प्री प्रोसेसर के लिए लिखा है। और जबकि ये जो है कंपाइलर, कंपाइलर के लिए, कंपाइलर यहाँ से पिक्चर में आता है, ये करली ब्रैकेट के अंदर से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। क्योंकि मेन कोई भी कंपनी का काम कहाँ से स्टार्ट होता है, डायरेक्टर के केबिन से, पहले भी बताया था मैंने। तो यहाँ पर मुझे लास्ट प्रोग्राम मैंने समझा है, तो मैंने आपको बताया था पुराने आउटपुट को अगर मुझे क्या करना है, वैनिश करना है, उसको हाइड करना है, तो CLR का यूज करता हूँ। ये दो फंक्शन तो आपको याद हो जाना चाहिए अब तक। डेट ch का स्क्रीन रोकने के लिए यूज करता हूँ। यहाँ पर लिखा मैंने, क्या लिखा, प्रिंट एफ, क्या लिखा मैंने, प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ से मैं क्या करूंगा, कुछ भी प्रिंट करा सकता हूँ, पर अभी प्रिंट एफ की जरूरत है क्या मुझे, नहीं। अब मैं बता दूं कि मैंने क्या किया, मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करा। इस टाइम फर्स्ट टाइम मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ लाइफ में वेरिएबल। तो मैंने यहाँ पे लिखा इंट, और मैंने यहाँ पे लिखा ए। अब आप पूछेंगे मेरे से सर ये ए और इंट क्या है, तो ए तो मैंने बताया था नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, जिसको मैं वेरिएबल बोल रहा हूँ, ABC। ये वेरिएबल है जो राइट हैंड साइड में जहाँ पे कर्सर दिख रहा है आपको। और ये जो कीवर्ड है, ये क्या है, कीवर्ड, कीवर्ड ये क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ये क्या है, प्री डिफाइंड है, पहले से इसका मीनिंग लिखा हुआ है। बेसिकली क्या होता है कि जब कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट करेगा, तो वो क्या करेगा, ए नाम की रैम में मेमोरी, मेमोरी तात्कालिक मेमोरी मतलब रैम के अंदर, हार्ड डिस्क में नहीं, रैम के अंदर, पूरा प्रोग्राम काय में स्टोर होगा, हार्ड डिस्क में। पर ये जो ए है, ए नाम की मेमोरी रैम के अंदर बन जाएगी। और क्योंकि रैम जो होती है वो थोड़े कॉस्टली होती है, उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए, तो हम काम की चीजें वहाँ पे क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, जिसकी अभी फिलहाल में एग्जीक्यूशन है। अगर ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा तो ये मेमोरी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी ए की। तो कितनी बाइट की मेमोरी एलोकेट होगी, ये डिपेंड करेगा किस पे, इस डेटा टाइप पे। अगर मैंने इंट लिखा है तो तुम्हारी साइज बताएगा ये, और ये बताएगा कि डिफॉल्ट वैल्यू क्या है। तीन चार चीजें ये बताती है डेटा टाइप, और इसका मीनिंग क्या में लिखा होता है, कंपाइलर नाम के प्रोग्राम में लिखा होता है। तो ये इंट क्या है, बेसिकली कीवर्ड है, जिससे कंपाइलर को समझ में आ रहा है कि मुझे इस ए को कितनी साइज देनी है, 4 बाइट देनी है, 2 बाइट देनी है। तो सी में नॉर्मली 32 और 64 बिट प्रोसेसर के अकॉर्डिंग इसकी साइज होती है। ठीक है, तो इंट, इंट जो है मेरा, ये क्या है, ये इंट क्या है, ये 4 बाइट की या 2 बाइट की, जवाब में 4 बाइट होती है, यहाँ पे 2 बाइट होती है। प्रोसेसर पे डिपेंड करता है 32 है या 64 है। तो यहाँ पे मैंने ए नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, फिर मैंने यहाँ पे लिखा बी, फिर मैंने लिखा सी। क्यों लिखा थोड़ी देर बाद बताऊंगा। 3 वेरिएबल डिक्लेयर करे मैंने। अगर ये 2-2 बाइट के हैं तो कितनी मेमोरी ले रहे हैं, ये 6 बाइट ले रहे हैं, राइट। बाइट मतलब क्या होता है, थोड़ा समझे आप, बिट और बाइट में डिफरेंस होता है। बिट मतलब जो होता है, हमारे मशीन जो है, मशीन क्या होती है, बाइनरी लैंग्वेज समझती है। तो वो क्या करती है, वो बिट्स में डेटा लेती है। हम तो इंग्लिश में लिख रहे हैं, इसको कंपाइल करके वो कायम बना देगी बाइनरी में, बिट्स में डाटा को स्टोर करेगी। तो इसकी साइज जो होगी वो भी कायम में नापी जाएगी, बिट में या बाइट में। ठीक है, तो 2 बाइट की मेमोरी अलोकेट हो रही है, मतलब कि 1 बाइट जो होती है वो कितने की होती है, 8 बिट्स की होती है। डिपेंड करता है, अब तो 64 बिट के प्रोसेसर आने लग गए हैं, तो डिपेंड करता है वो कितने बिट के प्रोसेसर है। नॉर्मली हम जो बात करेंगे वो इंट की जो बात कर रहे हैं, वो 2 बाइट मान के चल रहे हैं। 2 बाइट है यहाँ पर, कितनी है, 2 बाइट। तो ये 6 बाइट यहाँ पे अलोकेट हो चुकी है। अब मैंने बोला कि a इक्वल टू 5, और मैंने यहाँ पे लिखा b इक्वल टू 6, और मैंने यहाँ पे लिखा c इक्वल टू a प्लस बी। क्या लिखा मैंने, c इक्वल टू a प्लस बी। क्लियर है। अब मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ, और मैंने यहाँ पे लगा दिया क्या, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, सम इस। क्या लिख दिया मैंने, सम इस। और मैंने यहां पर एक नया स्पेशल कैरेक्टर यूज करा है, %d। क्यों यूज करा समझाता हूं। अब आप जो जो भी लिखते हो ना प्रिंटफ फंक्शन के अंदर, वो तो वैसा का वैसे ही प्रिंट होता है, पर ये %d को वैसा का वैसे ही नहीं प्रिंट करेगा। ये स्पेशल कैरेक्टर है। इसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो डबल कोट्स के बाद जो कॉमा लगा रहे हो, उसके बाद जो वेरिएबल का नाम लिख रहे हो, वेरिएबल जो लिख रहे हो, उसके अंदर किस तरह की वैल्यू है, उसको यहाँ पे कंपाइलर को बताया जाता है। स्पेशल कैरेक्टर है ये। ठीक है, तो ये जो सी है, इसके अंदर किस तरह की वैल्यू है, डिजिट टाइप की है, डेसिमल टाइप की, तो वो वैल्यू यहाँ पर % उसके लिए लगा हुआ है। क्लियर हुआ आपको। फिर सेमीकोलन तो हमेशा आपको मालूम है किसके लिए होता है, टर्मिनेट करने के लिए। किसी भी लैंग्वेज में जैसे फुल स्टॉप होता है, वैसे सेमीकोलन होता है। समझ में आ गई क्या बात, थोड़ा सा फिर से समझते हैं। आज हमने जो नई चीज सीखी है वो क्या सीखी कि इंट ABC। ABC मतलब ये समझ लो कि रेम जो है वो एक कॉलोनी है, वो कॉलोनी के अंदर हमने प्लॉट
प्लॉट अलोकेट करें, प्लॉट रजिस्टर करें ए बी सी के नाम से, रामलाल, प्यारेलाल, मोहनलाल के नाम से, ठीक है। अब वो इंट लगाए मतलब समझ लो कि वो किस टाइप के, वो उसमें फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आएगी, उसमें केवल क्या आएगी, जैसे 5 है तो 5.5 नहीं आ सकता, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आता इसमें, इसमें केवल नॉन फ्रैक्शनल पार्ट आता है, इंटीजर है ना ये, तो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। कैरेक्टर होता तो यहाँ पे कैर लिख देते, फ्लोट होता तो यहाँ पे फ्लोट लिखते, फ्लोट के केस में क्या होता फिर फ्रैक्शनल पार्ट भी आता। बात समझ में आ गई। तो एक कॉलोनी में प्लॉट है, समझ लो रामलाल, मोहनलाल और प्यारेलाल के नाम से, या सपोज करो कि राम, रहीम और जॉन के नाम से, ठीक है। अगर वो उस तरह के होते, अगर क्वेश्चन होते तो उनका टाइप यहाँ पर आ जाता, मतलब कंपाइलर क्या करता है, ये जो डेटा है उसका डेटा टाइप यहाँ पे कंपाइलर को बताना जरूरी होता है। अगर इंट रिजर्व करा तो उतनी बाइट की मेमोरी अलोकेट करेगा, फ्लोट है तो 4 बाइट की, इंट है तो 2 बाइट की। बात समझ में आई क्या, क्लियर हुआ। और दूसरी चीज क्या होती है उसमें, किस टाइप का डेटा रहेगा, ये 3-4 चीजें कंपाइलर को कौन बताता है, ये डेटा टाइप बताती है। डेटा टाइप का मीनिंग कंपाइलर के पास होता है, तो कंपाइलर उसको रेफर करता है, उसके अकॉर्डिंग रैम के अंदर मेमोरी का अलोकेशन होता है। अब रैम के अंदर भी क्या होता है, छोटे छोटे सर्किट्स बने होते हैं, उसमें क्या होता है, रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स के अंदर फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, उसके अंदर बिट्स स्टोर होती है, तो जो भी तुम लिखते हो उसका क्या बाइनरी नंबर वहाँ पे स्टोर होता है। बात समझ में। तो ए इक्वल टू 5 लिखा मैंने, बी इक्वल टू 6 लिखा और सी इक्वल टू ए प्लस बी लिखा, तो ए में इस मेमोरी में क्या चला गया होगा 5, बी में क्या चला गया होगा 6 और सी में क्या गया होगा 5 प्लस 6 दैट इज 11, तो यहाँ पे वो प्रिंट हो गया। CLR SCR अगर यहाँ लगाओ तो लगा दोगे तो गुना हो जाएगा। अभी अगर इस प्रोग्राम का आउटपुट देखेंगे तो कुछ नहीं आने वाला, क्यों नहीं आने वाला, क्योंकि मैंने CLR SCR प्रिंटफ के बाद लगाया है। इस बात समझ में आ रही कि नहीं आपको। तो CLR SCR चाहे जहाँ नहीं लगाना है, CLR SCR को आप यहाँ लगाओगे। अब आप पूछोगे सर सबसे पहले क्यों नहीं लगाया, सबसे पहले लगाता तो क्या होता कि ये सी जो है, एक रूल ध्यान रखना, सी क्या है, टॉप टू बॉटम अप्रोच है। जो भी वेरिएबल आप यूज करने वाले हो बाद में प्रोग्राम के दौरान, उस प्रोग्राम को टॉप पे डिक्लेयर करना होता है। आपको कहाँ पे डिक्लेयर करना होता है, टॉप पे। यू कैन नॉट डिक्लेयर आफ्टर फर्स्ट स्टेटमेंट, आपको पहले ही सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखना होता है ये क्या, डिक्लेरेशन किसी भी वेरिएबल का। तो इसको डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट भी बोलते हैं इसको अपन। अभी जब हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि स्टेटमेंट कितने तरह के होते हैं या इंस्ट्रक्शन कितने तरह के होते हैं। बात समझ में आई क्या। बहुत सिंपल प्रोग्राम है, इसको मैं चला के देखता हूँ। कंपाइल किया मैंने, कंपाइल में क्या एरर आई, गेट ch की मैं बार बार स्पेलिंग गलत लिखता हूँ, मैंने गेट ch की स्पेलिंग लिख दी, फिर कंपाइल किया, रन किया तो देखो सही हो गया, आ गया सम इक्वल टू 11, ठीक है। यहाँ पे CLR SCR लगाता मैं तो कोई आउटपुट नहीं आता, अगर चाहो तो करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे CLR SCR लगा दिया मैंने और यहाँ से CLR SCR मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। बात समझ में आ रही है। तो उसको मैंने कंपाइल किया, रन किया तो कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि CLR SCR आपने प्रिंट के बाद लगाया है। कोई आउटपुट आया नहीं आया। बात समझ में आ गई क्या। तो CLR SCR को वापस से अपनी जगह पे डालता हूँ मैं, ये हटाया मैंने और मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया। बात समझ में आई। तो अब आउटपुट क्या आएगा, सही आएगा। तो असाइनमेंट में लिख लो आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही 3 वेरिएबल डिक्लेयर करना है और आपको वैल्यू क्या करनी है, ये जो ए की वैल्यू है 10 रख लेते हैं आप, 10 रख लेते हैं और यहाँ पे रख लेते हैं 5। मुझे 10 और 5 का सम कराओगे आप, फिर 10 में से 5 घटा के बताओगे, अलग अलग प्रोग्राम बनाओगे ताकि आपके इस प्रोग्राम पे पकड़ो। तो पहले आपको एडिशन का प्रोग्राम बनाना है, फिर यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा दोगे, फिर मल्टीप्लाई का, फिर डिवीजन का, और यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आप नाम भी बदलते जाओगे। जैसे आपने मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख दोगे, यहाँ पे आपने सब्ट्रैक्शन करा तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्शन कर दोगे। क्लियर हुआ आपको सब कुछ। तो 4 प्रोग्राम ये बनाने हैं, साथ में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये एक साथ मुझे एक प्रोग्राम में चाहिए। तो ये 4-5 प्रोग्राम आपको असाइनमेंट में कायदे से करना चाहिए, तब आपका ये जो है ये टॉपिक बहुत वेरिएबल अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने को है जो मैं कवर करता रहूंगा, अभी आप इतना ही समझे, ठीक है। चलिए थैंक यू। और आपको 5 प्रोग्राम आपको करना है, चलिए ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।